हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अब जो होता है नए रजिस्ट्रेशन में यूपी बार काउंसिल का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो अभी जो होता है एक इंटरव्यू हो चुका है एक चरण का। दूसरे चरण का जो होता है 11-12 तारीख को है, 11-12 जनवरी को। तो इस प्रकार के जो इंटरव्यू हो रहे हैं या अभी आगे भी होता रहेगा, तो इसमें किस तरह के सवाल पूछा जा सकता है, तो उसी को जो होता है लिए जो होता है ये वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। और भी वीडियो मैं बना चुका हूँ जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं कि जो होता है आईपीसी में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या बीएनएस में जो बीएनएस नया आया है, भारतीय न्याय संहिता। तो जैसे आपसे पहले पूछ सकते हैं कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है या बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म है भारतीय दंड संहिता 1860 और बीएनएस का है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब इसमें पूछ सकते हैं कितने चैप्टर थे पुराने आईपीसी में और नए में कितना है। तो पुराने आईपीसी में जो 23 चैप्टर थे, अब जो नए में घटा के 20 कर दिए गए बीएनएस में। और राष्ट्रपति की सहमति की बात करें तो पुराना वाला 6 अक्टूबर 1860 में जो आईपीसी है राष्ट्रपति की सहमति मिली, और नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में इसमें 25 दिसंबर 2023 की सहमति मिली थी राष्ट्रपति की। लागू की बात करें तो हमारा जो पुराना आईपीसी था वो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, और नया हमारे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ बीएनएस। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन इंटेंशन क्या है, जो हमेशा आप सुनते आते हैं। ठीक है, बेल हो गया, एंटीसिपेटरी बेल, फिर उसके बाद में दंड कितने प्रकार के होते हैं, कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, ये पहले सेक्शन जो होता पुराना आईपीसी में 34 में डिफाइन था, अब उसको कर दिया गया 3 क्लॉज 5 में। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा उन सबको समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उनमें से हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो उसी ने वह कार्य अकेले ही किया है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए। ठीक है, उन सब लोग एक जो होता है पहले से प्लान किए कि इस घर में जाना है और हम लोग को चोरी करना है। ठीक है, अब वो सब लोग गाड़ी लेके जाते हैं। अब कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी में है, कुछ लोग उतर के जो होता है रास्ते पे देख रहे हैं कोई आ तो नहीं रहा, कुछ लोग घुस गए घर में जो होता है चोरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भले आप रोड पे खड़े हैं, देख रहे हैं कोई आ जा रहा है कि नहीं, आप गाड़ी में बैठे हैं, तो माना जाएगा कि सभी जो होता है चोरी किए हैं, सभी चोरी के अपराध के लिए जो होता है लाइबल होंगे। ठीक है, यही होता है कि सबका समान आशय है चोरी का, भले कोई उसमें जो होता है किसी प्रकार का जो होता है पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो, लेकिन वो एक जो होता है चरण के जो होता है सभी मेंबर जो होते हैं कुछ ना कुछ अपना जो होता है भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछ सकते हैं दंड क्या होता है, दंड कितने प्रकार के दिया जा सकता है। तो ये जो कि बीएनएस आईपीसी में जो होता है 53 में डिफाइन था, अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 4 में कर दिया गया है। ठीक है, पहला मृत्युदंड होता है, दूसरा आजीवन कारावास होता है, तीसरा कारावास। अब कारावास जो होता है 2 प्रकार का होता है, सादा कारावास, कठोर कारावास। सादा कारावास में आपसे जो होता है कोई काम नहीं करवाया जाता है। कठोर कारावास में जो होता है जबकि आपसे कुछ वर्क करवाया जाता है, उसके बदले में जो फ्री नहीं करवाया जाता उसके बदले में आपको कुछ मनी दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है संपत्ति की जब्ती, 5वां है जुर्माना, 6वां है जो सामुदायिक सेवा, ये नया जोड़ा गया है बीएनएस में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है ये नया जोड़ा गया है। इसके मतलब क्या होता है, आप जैसे छोटे मोटे कोई क्राइम कर रहे हैं तो इसमें ना तो आपको जेल में डाला जा रहा, ना आपसे कोई जुर्माना लिया जा रहा, आपको समाज की कुछ सेवा करने के लिए कह दिया जाता है। जैसे कोई वृद्धाश्रम है कोई, ठीक है, उसमें आपको कह दिया जाए कुछ कार्य करने के लिए, तो ये क्या है सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछ लेंगे कि प्राइवेट डिफेंस कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया। ठीक है, आईपीसी में 96 से 106 तक था। ठीक है, अब नया बीएनएस में कहाँ है, ये 34 से 44 तक है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में पूछ सकते हैं कि अबेटमेंट क्या होता है। ठीक है, अबेटमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया, तो ये जो होता है अबेटमेंट को हमारे आईपीसी में जो होता है 107 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, और नए जो होता है बीएनएस में जो होता है
बीएनएस में जो होता है सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया। अब अबेटमेंट क्या होता है, दुष्प्रेरणा क्या होता है, मतलब किसी भी बुरे कार्य के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करना, उकसाना, ठीक है, ये अबेटमेंट होता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने किसी व्यक्ति को जो होता है कोई गलत कार्य करने के लिए भड़का रहा हूँ, उत्प्रेरित कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ये माना जाएगा कि वो कार्य मैंने ही किया है, ठीक है, उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगा। जैसे मैंने किसी से कह दिया तुम यार वो तुम्हें कुछ बोल रहा था या गाली दे रहा था, तुम जाके उसको चाकू मार दो, तो ये अबेटमेंट होता है, ठीक है। फिर आपको आता आपराधिक षड्यंत्र, ये इसका सेक्शन पूछ सकते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। आपराधिक षड्यंत्र जो होता है हमारे आईपीसी 120 में डिफाइन किया गया था, ठीक है, और जो होता है नए में जो होता है अब 61 में कर दिया गया। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति क्या होती है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाती। मतलब ये हो गया कि कोई जो होता है आप दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल गए, अब कोई अवैध कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और या तो वैध ही कार्य कर रहे हैं लेकिन अवैध साधनों द्वारा, बंदूक हो गया और कोई हथियार द्वारा, भले वो कार्य वैध है, ठीक है, करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ये माना जाता है, या कर किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, ठीक है, करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है, ठीक है। फिर आता है विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, ये कहाँ दिया हमारा आईपीसी 41 में दिया गया, ठीक है, और हमारा जो होता नया बीएनएस में कहाँ दिया गया, ये दिया गया है जो होता 189 में, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव होता क्या, विधि विरुद्ध जमाव ये होता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जो होता है मिलकर कोई कार्य करता है तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा, पूछ लेंगे बलवा कहाँ डिफाइन किया गया था, ठीक है, तो आईपीसी में बलवा 146 में डिफाइन किया गया, और नए हमारे जो होता है बीएनएस में 191 में डिफाइन किया गया बलवा, ठीक है। बलवा होता क्या है, तो आइए उसको हम बता देते हैं आप लोगों के, कि जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसर करने में, ठीक है, कोई फोर्स, ठीक है, यूज किया जाता है, तो उस विधि विरुद्ध जमाव को जो होता है क्या कह दिया जाता है, या उसका सदस्य जब बन जाते हैं तो अब बलवा के लिए दोषी हो जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जो होता है दंगा क्या होता है। दंगा हमारा होता है जो होता है आईपीसी में जो होता है 159 में डिफाइंड है, और नए कानून में जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 194 में। दंगा ये होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, ठीक है, तो दंगा का दोषी माना जाता है। जैसे दो व्यक्ति हो गए सड़क पे लड़ाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को जो होता है जनता को मतलब आने जाने में हर प्रकार की समस्या हो रही, उनको जो होता है, ठीक है, शांति भंग हो रही, तो ये माना जाएगा, ये दंगा कहा जाता है, ठीक है, कि दंगा के अपराधी है, ठीक है। फिर उसके बाद में दंगा के बाद में था आपराधिक मानवबद्ध क्या होता है, ठीक है। आपराधिक मानवबद्ध 299 में डिफाइन किया गया है नए वो पुराने आईपीसी में, और बीएनएस में जो होता है ये हमारा डिफाइन किया गया 100 में, ठीक है। ये क्या होता है जब मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को जो होता है इस आशय से, ठीक है, शारीरिक क्षत पहुंचाता है या आशय से जिससे कि उसका मृत हो जाना संभाव्य हो, या ज्ञान रखते हुए यह जानता हो कि वह इस कार्य से उसका मृत कर देगा, ठीक है, तो ये क्या है, आपराधिक मानवबद्ध कहलाता है। हत्या की बात करें तो पहले 300 में डिफाइन था, अब कहाँ गया 101 में डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछ सकते हैं दहेज मृत्यु क्या होता है, कहाँ डिफाइन है आईपीसी में, ये 304 बी में है, ठीक है, ठीक है, पुराने आईपीसी में। और नए में कहाँ चला गया, नए में हमारा चला गया सेक्शन 80 में, ठीक है, दहेज मृत्यु। तो दहेज मृत्यु होता क्या है, जब कोई व्यक्ति जैसे कोई महिला है, ठीक है, किसी महिला को जो होता है अगर 7 साल के अंदर उसके पति द्वारा या उसके जो होता है पति के नातेदारों द्वारा, उसके मतलब रिश्तेदारों द्वारा उसके पति के, उसको जो होता है, ठीक है, दहेज की डिमांड की जा रही है, ठीक है, दहेज की मांग की जा रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, और उसको मार दिया जाता है, तो यहाँ दहेज मृत्यु जो होता है उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न को हमारा जो होता है 354 में डिफाइन किया गया, ठीक है,
पहले ये कहाँ पहले 354 में था, अब नए BNS में जो होता है 75 में डिफाइन किया गया। 354 पता है आप लोगों को, 354A 354B C D ये सब सुनते होंगे, तो वो 75 में कर दिया गया। लगी किसी महिला को पीछा करना, उसको जो होता है उसका जो होता है कमेंट करना, इसी प्रकार के ढेर सारे हैं। तो ये जो 354 था अब 75 में कर दिया गया। पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे व्यपहरण क्या होता है, अपहरण क्या होता है, ठीक है। जो व्यपहरण जो होता है 359 में था IPC में, अब कहाँ है 137 में हो गया। व्यपहरण होता क्या है, व्यपहरण में जो होता है, जैसे व्यपहरण छोटे बच्चों का होता है, अपहरण बड़े लोग का होता है। व्यपहरण में जैसे आप किसी छोटे बच्चों को उसके माता पिता या उसके लीगल हेयर से उनके संरक्षकता जो होती है उनके जो होता है कब्जे से आप हटा देते हैं, तो ये माना जाता है आप व्यपहरण किए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दें कि मान लेते हैं ऐसे छोटा बच्चा है आपके पड़ोस में, वो खेल रहा है, ठीक है। आप उनके माता पिता के बिना सहमति से आप उस बच्चे को कहीं लेके चले जाते हैं, ये माना जाएगा आप व्यपहरण किए। भले आपका इंटेंशन नहीं है, यहाँ इंटेंशन नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का अपहरण है। अपहरण में ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसको उसको जो होता है किसी भी प्रकार के जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, उसके मतलब या तो उसको कोई नशीली दवा दे के, ठीक है, उसको बंदी बना के, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसको जो होता है आप अगर उसको किसी दूसरे स्थान में ले जाके, ठीक है, बंद कर देते हैं या भारत से बाहर, तो उसको कहा जाता है कि आप व्यपहरण किए, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाता है जैसे चोरी भी। व्यपहरण और किडनैपिंग में अंतर क्या होता है, व्यपहरण जैसे 16 वर्ष का जो होता है बच्चा उनसे नीचे होता है, किसी भी उम्र का जो होता है ये होता है। इसमें आधार क्या होता है, जैसे व्यपहरण अपहरण में अंतर पूछ लें, अंतर तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए बट बता दे रहा हूँ। छोड़िए व्यपहरण अंतर नहीं पूछेगा। फिर आते हैं, जैसे पूछ लिया बलात्संग कहाँ डिफाइन है, जो IPC में आप सभी को पता है 375 376 सुनते होंगे बार बार, तो ये कहाँ हो गया अब 63 में हो गया। चोरी जो 378 में थी IPC में, अब कहाँ गई 303 में कर दिया गया। लूट हो गया हमारा 300 जो 90 में था, अब कहाँ गया 309 में चला गया। फिर डकैती आ गई जो हमारा 391 में था, ठीक है, अब 310 में हो गया, ठीक है। आइए कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब पारित हुआ, भारत का संविधान कब पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और कब लागू किया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके प्रारूपिक समिति अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसमें पूछने लगी कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 395, ठीक है। कितने भाग हैं 22, कितनी अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियों। अब सबसे ज़्यादा आपसे पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिया है, किस चैप्टर में, तो ये चैप्टर 3 में है, ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है। पूछ लेंगे कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको बताना 6 मौलिक अधिकार है। पहले समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार 25, 26, 27, 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 19-30 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 में है। अब पूछ लेंगे कि मतलब मान लेते कभी पूछ लेंगे कि मूल अधिकार और समान अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकार क्या होता है, समान अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार हम जो होता है इसमें सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि समान अधिकार के लिए हाई कोर्ट में या जो होता है या सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते, ठीक है, मतलब ये प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। मूल अधिकार उल्लंघन पे जो होता है आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं जाते, ये हो गया। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया, जबकि समान अधिकार ये समान विधि, ठीक है, समानता विधि जो हमारा कानून बनता है, जैसे CRPC हो गया, CPC हो गया, एविडेंस, इसमें आपको समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है, ये होता है। मूल अधिकार का स्रोत संविधान है, जबकि समान विधि का स्रोत विधि है, ठीक है। जैसे आपको विधि में जैसे मिल जाता है कि आप अपने जो होता है वकील को रखने का आपका है, ठीक है,
आपको जो होता है बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार नहीं किया, ये सब अधिकार इसी तरह के, ठीक है। इसके उल्लंघन पर जो होता है उपचार उच्च न्यायालय द्वारा या हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा मिलता है। इसमें उल्लंघन का उपचार सभी न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में मिलता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के जो फ्रीडम मिले गए हैं, तो इसमें 6 प्रकार के फ्रीडम। बोलने की स्वतंत्रता, संघ सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगम एवं संघ बनाने की, घूमने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये बताया गया 19 में 6 प्रकार का। एक प्रॉपर्टी का राइट था जो ख़त्म कर दिया गया, पहले संपत्ति का अधिकार जो पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब वो क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है उसको। अब आता है रिट, जैसे पूछ ले कितने प्रकार के रिट होते हैं, तो 5 प्रकार के रिट होते हैं, ठीक है। पूछ लिए रिट सब मतलब जो होता है, पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बंदी को न्यायालय के समक्ष हाजिर करना, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी मतलब अरेस्ट किए तो उसको क्या करते हैं, न्यायालय के समक्ष तुरंत उपस्थित करिए, ठीक है। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं तुम्हें, कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट किसी को कोई कार्य करने के लिए आदेश दिया तो क्या हुआ, परमादेश उसको कहते हैं। बस इतना याद रखिए, हम आदेश देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं। उत्प्रेषण आ गया। उत्प्रेषण में क्या होता है, किसी चीज़ अर्थ का रद्द करना। कोई जैसे मतलब जो होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोई सेशन कोर्ट हो गया, कोई ऐसा मतलब चीज़ जारी किया, उसको क्या होगा, हाई कोर्ट उसको क्या कर सकती, रद्द कर सकती है, ठीक है, उसी को कहते हैं। जैसे उत्प्रेषण का अर्थ है रद्द करना, या उत्प्रेषण लेख में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों की वैधता की जांच करेगा। इसमें जो निर्णय दिया जाता है उसकी वैधता सही है, गलत अगर गलत है तो उसको रद्द कर देगी, कहेगी फिर से आप इस पर सुनवाई करिए, फिर से जजमेंट दीजिए, ठीक है। फिर आता प्रतिषेध। यह रिट मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरणों, ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होते हैं उस पर अपना क्षेत्राधिकार से बाहर जाके अगर कोई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अवहेलना कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध मतलब एक लिमिट में आप रहिए, आपका जितना क्षेत्र, जैसे सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मान लेते वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में कोई, ठीक है, का मैटर है वो सुन रहा है, तब यहाँ तो क्या करेगा, ये प्रतिषेध रिट जारी किया जा, ठीक है। फिर आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है। यह रिट किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारित किया हो। जैसे कोई फर्जी डॉक्टर बन गया, फर्जी कोई सरकारी पद पे जो होता है अपना जो होता है धारण किया, ये वो कहता है कि हम ही हैं, तो उसके विरुद्ध ये लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसी तरह का जो होता है अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में, तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी प्रकार का जो होता है और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए ला सकें, ठीक है। थैंक यू।